आज हम एक अलग टॉपिक, अलग सेक्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे। बिल्कुल अलग होगा, पहले से इसको कोई मतलब नहीं होगा, अलग टॉपिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक। बाकी जो न्यूमेरिकल इसके पहले हम आपको दिए थे बनाने के लिए, वो अब क्लास नहीं होगा या फिर बीच में हम कभी बोलेंगे, आपको मैसेज चला जाएगा कि आज न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल होगा, फिलहाल आज थ्योरी कर रहा है, यानी लेक्चर 11। लेक्चर 11 टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक, इसी को आज डील करेंगे। इसका हिंदी हो गया अनुसांख्य गुण। अनुसांख्य गुण लिख लिए। अणु परमाणु अणु समझते हैं ना, अनुसांख्य गुण, ठीक, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, अनुसांख्य गुण। तो इसमें यही कहेंगे कि सॉल्यूशन के वैसे गुण जिनका मान इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर ही केवल निर्भर करते हैं, उनके नेचर पर नहीं, उनके प्रकृति पर नहीं, उन्हें अनुसांख्य गुण कहा जाता है। यानी सॉल्यूशन के वैसे गुण जो अणुओं की संख्या यानी घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके नेचर पर नहीं, अनुसांख्य गुण कहलाते हैं। स्पष्ट होगा? तो ये करें, यानी पहले इसका बेस दे देते हैं, कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड containing dilute, non-volatile solid containing dilute ideal solution contain there are so many property of which depends only upon number of solid present in it and not on their nature. First of such properties of solutions are called colligative
properties। यानी मैंने कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग dilute ideal solution contain there are so many property which depends only upon number of solid particles present in it and not on their nature। Such properties of solutions are called colligative properties। प्लस यानी हिंदी हो गया, इस हेडिंग का हिंदी हो गया अनुसांख्य गुण। आप चाहे तो कह सकते हैं अनुसांख्य गुण धर्म, अनुसांख्य गुण या अनुसांख्य गुण धर्म। इसका हिंदी हो गया, ये परिचय बेस का हिंदी हो गया अबाष्पशील घुल, अबाष्पशील घुल रखने वाले, अबाष्पशील घुल रखने वाले तनु आदर्श विलयन में, अबाष्पशील घुल रखने वाले तनु आदर्श विलयन में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं, में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो केवल इनमें मौजूद, जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर, जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर, न कि उनके पराकृति पर। घोल के ऐसे गुणों को, घोल के ऐसे गुणों को अनुसांख्य गुण, घोल के ऐसे गुणों को अनुसांख्य गुण कहा जाता है। घोल के ऐसे गुणों को अनुसांख्य गुण कहा जाता है। ब्रैकेट बंद। ठीक, अब आपको लग रहा सर अगर हम एग्जाम में कहा जाए डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये लिखना है सर, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और ऐसे हम अलग से भी एक डिफिनेशन बना देते हैं। ये रहा डिफिनेशन, परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, 0 to 1 हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। डेफिनेशन यानी परिभाषा, यानी इसमें यही कहेंगे कि those properties of the solutions which depends only upon number of solid particles present in it and not on their nature are called colligative properties। ये those properties of solutions या those properties of the solutions of which depends only upon number of solid, which depends only upon number of solid particles
present in it and not on their nature are called colligative properties। या डेफिनेशन यानी परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट रहा इस बार के लिए। मैंने लिखा दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस of which depends only upon number of solid particles present in it and not on their nature are called colligative properties। हिंदी रह गए, घोल के वैसे गुण जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके प्रकृति पर नहीं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, कॉमा उनके प्रकृति पर नहीं, कॉमा अनुसंख्य गुण कहलाते हैं। ठीक, यानी मैंने ये कहा कि घोल के वैसे गुण जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकृति पर, और वे अनुसंख्य गुण कहलाते हैं। ठीक है, नामे अनुसंख्य यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यानी घोल के वैसे गुण जो केवल उनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, न कि उनके प्रकृति पर, और वे अनुसंख्य गुण कहलाते हैं। ठीक, अब इसी में हम आपको अलग से बता दे रहे हैं, नोट करके ध्यान से लिखेंगे। नोट में ये रहा, कहेंगे colligative properties are also called democratic properties। Colligative properties are also called democratic properties, full stop, because like democracy of which depends only upon number of person, because like democracy which depends only upon number of person living in
living in any country and not on their nature or activity. In the similar manner, colligative properties of the solutions also depends only upon number of solid particles present in it and not on their nature. In this way, colligative properties of the solutions are also called democratic प्रॉपर्टीज। देखिएगा मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा नोट है, डिफिनेशन में शामिल नहीं हुआ, ये जानकारी के लिए शामिल हुआ, जानकारी के लिए बताया। यानी मैंने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बिकॉज लाइक डेमोक्रेसी which depends only upon number of person living in any country and not on their nature or activity. In the similar manner, colligative properties of the solutions also depends only upon number of solid particles present in it and not on their nature. In this way, colligative properties of the solutions are also called democratic properties. पहले हिंदी लिख लीजिए, उसका समझा देंगे क्या है। जो पहले हिंदी लिख लीजिए, लेकिन घोल के अनुसंख्य गुणों को, घोल के अनुसंख्य गुणों को, अनुसंख्य, अणु परमाणु समझते ना, वही अनुसंख्य गुण है। घोल के अनुसंख्य गुणों को प्रजातांत्रिक, 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 घोल के अनुसंख्य गुणों को प्रजातांत्रिक गुण भी कहा जाता है। घोल के अनुसंख्य गुणों को प्रजातांत्रिक गुण भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। क्योंकि जिस तरह प्रजातंत्र
क्योंकि जिस तरह प्रजातंत्र किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रजातंत्र किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके कार्यकलाप पर। ठीक इसी तरह घोल के अनुसंख्य गुण भी केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर। इस तरह घोल के अनुसंख्य गुण प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक गुण भी कहलाते हैं। प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक गुण भी कहलाते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कीजिए हिंदी वाले। ठीक, यानी मैंने ये कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजातंत्र जो कि हम लोगों को देश में है, गणतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र वही है। जैसे देखते हैं एक लोकतांत्रिक यानी जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र एक ही हुआ कि एक लोकतांत्रिक देश जैसे हमारा भारत है ना, तो ये जो यहाँ का जो लोकतंत्र है यानी यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके एक्टिविटी से। यानी जैसा ऐसे समझें कि लोकतंत्र में क्या है, ऐसा कुछ निश्चित रहता ना कि किसी गांव की इतनी आबादी होगी तो एक ग्राम पंचायत होगा, यानी इतने आबादी होंगे तो वहाँ से एक मुखिया होगा। किसी क्षेत्र की इतनी आबादी होगी तो वहाँ से एक विधायक बनेंगे, है ना। तो ये सब जो है ना उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उनके काउंटिंग पर निर्भर करते हैं, न कि उनके कार्यकलाप पर, उनके बिजनेस पर, उनके एक्टिविटी पर, ये सब पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे यूँ समझिए कि यदि किसी गांव की आबादी 5000 है तो वहां से एक यानी वहां पर एक मुखिया का चयन होगा, है ना। ठीक इसी तरह अगर दूसरे गांव की आबादी भी 5000 है तो वहां पर भी एक मुखिया का चयन होगा। वो इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि
इस गांव में 5000 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे यानी साक्षर है या निरक्षर है, उनसे मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब यदि किसी गांव की आबादी 5000 है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर मुखिया नहीं होंगे, है ना। या फिर यहाँ पर यदि एक मुखिया है तो अगला गांव जहाँ की आबादी 5000 है उसमें ज़्यादातर लोग कम पढ़े हैं या फिर यूँ कहें निरक्षर हैं, तो वहाँ पर 10 गो मुखिया होगा, ऐसा नहीं है। यानी लोकतंत्र में यही तो है कि यानी आबादी के हिसाब से वहाँ पर यानी मुखिया या फिर विधायक ये सब वगैरह का यानी संख्या निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से मैंने ये कहा कि घोल के अनुसंख्य गुण लोकतांत्रिक गुण, प्रजातांत्रिक गुण भी कहलाते हैं, है ना। यानी जिस तरह प्रजातंत्र का संबंध उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से होते हैं, ठीक उसी तरह घोल के अनुसंख्य गुण भी घोल में रहने वाले यानी घोल के अणुओं की संख्या से संबंधित होते हैं, न कि उनके नेचर से। इस तरह घोल के अनुसंख्य गुण प्रजातांत्रिक गुण भी कहे जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्पष्ट हो गया होगा, है ना। ठीक, अब बात कर रहे हैं, अब आपको लग रहा होगा कि सॉल्यूशन का वह कौन कौन सा ऐसा गुण है जो यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएंगे, यानी जिनका मान केवल घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, न कि उनके नेचर पर। तो देखिए उससे के लिए ये बता रहे, ये रहा कहेंगे फॉर important colligative properties, for important colligative properties of solutions are H. For important colligative properties of solutions are H. Number A, relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, जो हिंदी लिखे यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, एक लाइन हिंदी हम लिख देंगे या हिंदी बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। नंबर बी, elevation in boiling point. Number C, depression in freezing point. Number D, osmotic प्रेशर। यानी मैंने कहा घोल के 4 महत्वपूर्ण अनुसंख्य गुण इस प्रकार हैं। घोल के 4 महत्वपूर्ण अनुसंख्य गुण इस प्रकार हैं। आप देखे छोड़ेंगे। नंबर 1, वाष्प दबाव में या दाब में एक ही बात होता है, प्रेशर में दाब या दबाव एक ही। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। दूसरा का हिंदी है क्वथनांक में, क्वथनांक समझते हैं ना, क्वथनांक फलनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि।
क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। सी का हो गया हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन या कमी, हिमांक में अवनमन या कमी। डी का हिंदी हो गया परासरण दाब, डी का हिंदी हो गया परासरण दाब, डी का हिंदी हो गया परासरण दाब। ठीक है, ठीक। अब इसी में कुछ अलग से हम आपको बता रहे हैं, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। ये आउट का मेथड है, आउट समझता है, अलग से, मतलब ये थ्योरी में शामिल नहीं होगा, ऐसे ही जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के लिए ये बताएंगे, ध्यान सुनेंगे। कहेंगे यदि 2 बिलियन, है ना, यदि 2 बिलियन क्रमशः ए एवं बी, है ना, यदि 2 बिलियन ए एवं बी में घुल के अणुओं की संख्या समान हो तो इन दोनों बिलियन यानी बिलियन ए और बी के ये चारों अनुसंख्य गुण भी समान होंगे, और ये इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि घोल ए एवं घोल बी में मौजूद सॉलिड, मौजूद घुल का प्रकृति क्या है। तो ये कहा मैंने आउट में कि 10 फाउंड दैट, या यानी आउट में लिखी दे रहे हैं 10 ओवी कैन से, इस तरह कह सकते हैं कि 10 वी कैन से इफ 2 solutions A, if 2 solutions A and B contain same number of solid, contain same number of solid particles, then contain same number of solid particles, then above all for colligative, then above all for colligative properties, then above all for colligative properties of solution A and B will be also similar, and it do not depends upon nature of solid, nature of solid particles, nature of solid particles present in solution A and B। यानी मैंने कहा इस तरह हम कह सकते हैं कि, इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि 2 बिलियन, यदि 2 बिलियन ए एवं बी, इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि 2 बिलियन ए एवं बी में घुल के अणुओं की संख्या
घुल के अणुओं की संख्या समान है, घुल के अणुओं की संख्या समान है, तो इन दोनों बिलियन के उपरोक्त सभी चार अनुसंख्य गुण भी समान होंगे। उपरोक्त सभी चार अनुसंख्य गुण भी समान होंगे एवं ये घोल ए तथा बी में मौजूद घुल के अणुओं की प्रकृति पर घोल ए एवं बी में मौजूद घुल के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। घुल के अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। ऐसे समझिए, जैसे मैंने ये कह रखा है, यदि एक बिलियन में 0.1 m यानी 0.1 मोलरता वाला 0.1 m ग्लूकोज है, दूसरा बिलियन में 0.1 m शुगर है, और तीसरा बिलियन में 0.1 m यूरिया है। समझ रहे ना? हमने कहा पहला बिलियन में 0.1 m ग्लूकोज, दूसरा बिलियन में 0.1 m यूरिया, और तीसरा बिलियन में 0.1 m शुगर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो इन तीनों बिलियन के ये जो चार अनुसंख्य गुण हैं उनका मान समान होगा, है ना? क्योंकि मैंने आपको कहा अनुसंख्य गुण का जो मान होता है घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो आप तो देख ही रहे कि तीनों बिलियन में घुल के अणुओं की संख्या घुल के यानी मॉलिक्यूल की संख्या समान है, और वो 0.1 m, 0.1 m और 0.1 m है ना जी। तो इस तरीके से ऐसे बिलियनों के अनुसंख्य गुण का मान समान होगा। स्पष्ट है? यानी फिर हम आपको बता रहे हैं कि यदि 2 बिलियन है, एक बिलियन में यानी 0.1, एक बिलियन में 0.1 m बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, दूसरा बिलियन में 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो इन दोनों बिलियन के ये चारों अनुसंख्य गुण का मान समान होगा, और वो इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि कौन से बिलियन में यूरिया है और कौन से बिलियन में बेंजोइक एसिड है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि घोल के वैसे गुण जो केवल इनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, न कि उनके प्रकृति पर, और वे सभी अनुसंख्य गुण कहे जाएंगे। स्पष्ट है ना? अब नंबर ए से हम आपको डील कर रहे हैं। ठीक, देखिए नंबर ए की बात कर रहे हैं। नंबर ए रिलेटिव लोअरिंग
in vapor pressure। इस टॉपिक को आज हम डील कर देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका हिंदी हो गया वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी पढ़े थे ना हाल फिलहाल में, और राउल्ट के नियम में बोला। ध्यान है कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। पढ़े थे ना, वही लोअरिंग वाला और क्या नहीं ध्यान है। अरे और राउल्ट का जो सेकेंड नियम पढ़े थे कि आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। वाष्प दाब में वही कमी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। वाष्प दाब में वही जो कमी है वो वाष्प दाब में कमी होगी। फिलहाल ये कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि आप वाष्पशील घुल को घोलक में डालकर जब एक घोल बनाते हैं तो ऐसे घोल का वाष्प दाब जो है कम जाते हैं। नहीं, वास्तव में ऐसे घोल के वाष्प दाब इनमें मौजूद और जो घोलक हैं यानी जो शुद्ध घोलक हैं उनके वाष्प दाब से कम होते हैं। वाष्प दाब में यही अंतर वाष्प दाब में कमी कहलाते हैं, और उस अंतर में घोलक के शुद्ध वाष्प दाब से भाग देंगे तो प्राप्त व्यंजक वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहे जाएंगे। यानी ये कहेंगे सेंस we know that due to adding non-volatile, since we know that due to adding non-volatile solid, since we know that due to adding non-volatile solid in solvent to form a solution, then vapor pressure of such solution decreases। चेंज करके लिखा हो इन एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ such solution becomes less than vapor becomes less than vapor pressure, या इसको कह सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट present in it। This difference in vapor pressure is called lowering in
vapor pressure. This difference in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. Full stop. When this difference is divided by pure vapor pressure of solvent present in it, then obtained term is called R.L in vapor pressure. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ध्यान से देखिएगा। यानी मैंने ये कहा, since we know that due to adding non-volatile solid in solvent to form a solution, then vapor pressure of such solution decreases. In actually, vapor pressure of such solution becomes less than pure vapor pressure of solvent present in it. This difference in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. When this difference is divided by pure vapor pressure of solvent present in it, then obtained term is called relative lowering in vapor pressure. हिंदी हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि अवाष्पशील घुल को घोलक में डालकर जब एक घोल बनाते हैं तो ऐसे घोल के वाष्प दाब कम जाते हैं। वास्तव में ऐसे घोल के वाष्प दाब इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। वास्तव में ऐसे घोल के वाष्प दाब इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं। वाष्प दाब में इसी अंतर को फिर लिखिए, वाष्प दाब में कमी कहा जाता है। वाष्प दाब में इसी अंतर को वाष्प दाब में कमी कहा जाता है। फुल स्टॉप। जब इस अंतर में
घोलक के शुद्ध बाष्प दाब, जब इस अंतर में घोलक के शुद्ध बाष्प दाब से भाग किए जाते हैं, जब इस अंतर में घोलक के शुद्ध बाष्प दाब से भाग किए जाते हैं, तो पराप्त संबंध बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहलाते हैं। पराप्त संबंध बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहलाते हैं। बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहलाते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कीजिए। ये जो लिखो ना, R.L इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ओके। अब जैसे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो यही लिखना सर, तो नहीं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अलग से भी हम डिफिनेशन देंगे। ये हो गया कंसेप्ट, इससे हम आपको व्यंजक निकाल के बताएंगे ताकि प्रॉब्लम में काफी सुविधा हो, आप सारे प्रॉब्लम को आसानी से बना सकें। ये कंसेप्ट के लिए हो गया। अरे इतना तक तो राउट का नियम है जी कि यानी आप वाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होते हैं, वही नहीं आता है। और मैंने कहा कि वाष्प दाब में यही अंतर वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहलाते हैं, है ना। और इसी अंतर में शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से आप भाग करते हैं तो पराप्त टर्म वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कहे जाते हैं। तो ये समझ के लिए डिफिनेशन हम अलग से कर देंगे DEF करके, ठीक है, ओके। अगर इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ expression for relative lowering in vapor pressure or for relative L for lowering in vapor pressure. Determination of expression for relative lowering in vapor pressure का हिंदी हो गया वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए व्यंजक का निर्धारण। हिंदी हो गया वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए व्यंजक का निर्धारण। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक कवर करके हम आपको क्वेश्चन देंगे, मतलब क्वेश्चन पैटर्न बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। जो पहले देखिए न्यूमेरिकल में तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भूमिका होगी ये सब की। तो इसमें ये करें लेट, यानी कहेंगे लेट एवरी टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट ए, देखिए कहेंगे लेट एवरी टाइप ऑफ binary, let every type of binary solution in which solvent let every type of binary solution in which solvent A and non-volatile solid be present. Every type of binary solution in which solvent A and non-volatile solid be present. Full stop. Its mole
fraction XA and XB. Its mole fraction XA and XB. Full stop. Partial vapor pressure of solvent PA, comma vapor pressure of pure solvent P degree A and total vapor pressure of solution P. Total vapor pressure of solution P. Then देखिएगा हमने कहा let A be type of Barty solution in which solvent A and non-volatile solid B present. Its mole fraction XA and XB, partial vapor pressure of solvent PA, vapor pressure of pure solvent P degree A and total vapor pressure of solution P. Then यानी हिंदी हो गया माना कि AB पराकार के, लिखे माना कि AB पराकार के द्विआव्ययी विलयन, माना कि AB पराकार के द्विआव्ययी विलयन जिनमें घोलक A एवं अबाष्पशील घुल, जिनमें घोलक A एवं अबाष्पशील घुल B मौजूद हैं, जिनमें घोलक A एवं अबाष्पशील घुल B मौजूद हैं। इनके मोल प्रभाज XA एवं XB हैं। घोलक के आंशिक वाष्प दाब PA, घोलक के आंशिक वाष्प दाब PA, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P डिग्री A, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P डिग्री A एवं घोल के कुल वाष्प दाब P है तो, हल्का सा आंकन देखें, उसे छोड़िए। देखिए रेनॉल्ड का सेकंड वाला नियम है, आप वाष्पशील घुल रखने वाले द्विआव्ययी घोल के लिए रेनॉल्ड का नियम वही, और क्या कहेंगे? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी PA ओनली, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप वाष्पशील घुल वाला यह था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। यहां लिख देंगे बिकॉज प्रेजेंट सॉलिड इज नॉन volatile, बिकॉज प्रेजेंट सॉलिड इज नॉन volatile। और आपको ये ध्यान है ना, कहेंगे सेंस अकॉर्डिंग टू
राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से ध्यान है ये जी, पी ए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स है, नहीं, पी ए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, तो लिख सकते हैं ना, सो पी बराबर पी ए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स है, क्या जी, और पी ए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स है ना। अब कहेंगे सेंस फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान है, मोल प्रभाज का योग 1 होता है, x से प्लस एक्स बी बराबर 1 और x से बराबर 1 माइनस एक्स बी 1, तो इसको लिख सकते हैं 10 इस तरह, पी ए बराबर पी डिग्री ए और एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी, और पी ए बराबर पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री ए इंटू एक्स बी 1 जी, और लिख सकते हैं पी डिग्री ए इंटू एक्स बी बराबर पी डिग्री ए माइनस बी, और ये भी लिख सकते हैं, और पी डिग्री ए माइनस पी ए अब बटे पी डिग्री ए बराबर एक्स बी, यही है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिएगा क्या कहा मैंने, हमने कहा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी, पहले हिंदी समझ लीजिए, घोल के कुल वाष्प दाब, चूंकि आप वाष्पशील घुल रखने वाला घोल था ना, तो वही है टारगेट, इसका हिंदी घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट में P बराबर, घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट में P बराबर केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब, केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब बराबर केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब, दैट इज PA, दैट इज PA, ठीक, फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखना है इसका हिंदी, क्योंकि मौजूद घुल अवाष्पशील हैं, क्योंकि मौजूद घुल अवाष्पशील हैं, इसका हिंदी है क्योंकि मौजूद घुल अवाष्पशील हैं, ठीक, क्लियर लिखा, चूंकि राउल्ट के नियम से, चूंकि राउल्ट के नियम से, चूंकि राउल्ट के नियम से, आप जानते हैं ना, बहुत बार तो बताया, कल तक तो प्रॉब्लम भी बताए थे, मतलब कल एक दिन पहले तक, कि पीए जानते हैं ना, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब अपने शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और अपने मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होते हैं, तो लिखा पीए बराबर पी डिग्री ए इंटू एक्स है, आता सो मतलब आता ये P बराबर PA और बराबर P डिग्री ए इंटू एक्स है, और हमें P का जरूरत नहीं है तो PA से शुरू किए, और PA बराबर P डिग्री ए इंटू एक्स है, ठीक, इसका हिंदी हो गया, चूंकि द्विआव्ययी विलयन के लिए, चूंकि द्विआव्ययी विलयन के लिए, चूंकि द्विआव्ययी विलयन के लिए थोड़ा सा आकलन देना है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, 10 पी ए बराबर पी डिग्री ए
और x के जगह पर 1 माइनस एक्स और बाकी हल किए हैं, है ना। तो वो वैल्यू आया है p डिग्री a, ये माइनस है p डिग्री a माइनस पी ए बटे p डिग्री a बराबर एक्स बी। ये हो गया वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए अंतिम व्यंजक है। ये हिंदी हो गया। यह वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए अंतिम व्यंजक है। यह वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए अंतिम व्यंजक है। लिख लिए ना, ठीक। अब खाली उसको हम डील कर देते हैं, बस समाप्त हो जाएंगे कि कौन से टर्म क्या है जो, है ना। तो डील करते हैं, ध्यान से देखिए बहुत बार। अरे ऐसे भी तो आप जानते थे ना जी कि अवाष्पशील घुल रखने वाले जो द्विअवयवी घुल हैं उनके जो वाष्पदाब हैं अपने में मौजूद केवल घोलक के आंशिक वाष्पदाब के ही बराबर होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये तो फाइनल हो गया। अब यहाँ पर हम अलग से बता देते हैं, कहेंगे ये अलग हो गया, वहाँ तो प्रूफ करना था, व्यंजक निर्धारित करना था, निर्धारित कर दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम में सुविधा हो इसलिए बता रहे हैं। आउट में हो गया p डिग्री a माइनस पी ए बटे p डिग्री a बराबर एक्स बी। कहेंगे हेयर p डिग्री a बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA बराबर यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और ये p डिग्री a माइनस पी ए बराबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये हो गया p डिग्री a माइनस पी ए बटे p डिग्री a बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। XB बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, वही नॉन वोलेटाइल। देखिएगा बस अंतिम के करीब करीब आ गए, कल इसको डिफाइन कर देंगे, हो गया, समाप्त हो गया। ये हम आपको लिखा था वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी के लिए व्यंजक का निर्धारण, तो यही तक ये आंसर होगा, समझ गए ना, ठीक। और ये प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया कि उसमें कौन सा टर्म क्या बोध कराएगा। तो मैंने कहा ये तो वही चीज लिखा हुआ कि यहाँ p डिग्री a बराबर, यहाँ p डिग्री a बराबर शुद्ध घोलक के वाष्पदाब। ये हो गया शुद्ध घोलक के वाष्पदाब। और ये Pa का हिंदी हो गया Pa बराबर अवाष्पशील घुल रखने वाले, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के कुल वाष्पदाब, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के कुल वाष्पदाब, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के कुल वाष्पदाब। लिख लिए, ठीक। और ये p डिग्री माइनस पी ए बराबर हो गया वाष्पदाब में कमी, p डिग्री माइनस पी ए बराबर हो गया वाष्पदाब में कमी। और ये है p डिग्री a माइनस पी ए बटे p डिग्री a बराबर, ये है वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्पदाब में सापेक्षिक कमी। और XB बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड,
XB बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। XB बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक, अब खाली इसमें एक लाइन हम ये बता दे रहे हैं कि बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, सर अगर एग्जाम में पूछेगा कि बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से आप क्या समझते हैं, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन कि बाष्प दाब में सापेक्षिक को परिभाषित करें, तो आप ऐसे परिभाषित कर देंगे। देखिए बस 1 मिनट समय ले रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव लोडिंग इन VP। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, IMP इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जिनको लगा सर इतना इतना तो कंसेप्ट के लिए तो उतना उतना पढ़ना ही है, लेकिन जो ब्रांडेड है वो खाली डेफिनेशन ध्यान रखिए, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं उनको होगा। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, एग्जाम में आ जाए इस टाइप से, बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी को परिभाषित करें, तो उसके लिए हम डेफिनेशन यहां लिख देते, बस 2 लाइन का जाना है। इसमें यही कहेंगे कि यानी एट गिवन टेम्परेचर relative lowering in vapor pressure of at given temperature, relative lowering in vapor pressure of non-volatile solid containing solution becomes equal to mole fraction of solid present in it। ये मास्टर इसी पर से देख के लिखा दे बाबा। देखिए ना, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर यानी सॉलिड के मोल प्रभाज के बराबर है ना, वही लिख दिए कि दिए गए तापक्रम पर, इसका हिंदी हो गया, ये तो परिभाषा हो गया, दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले, दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले, दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के, दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के बाष्प दाब में सापेक्षिक कमी अपने में मौजूद घुल के, अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। 1 मिनट, यानी अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। बस यहां तक कर दिया, डिफरेंशन था, है ना। अब इससे एडवांस प्रॉब्लम कैसे बनेंगे वो हम आपको बताएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अगले क्लास में वो पैटर्न भी देंगे और उसका आंसर भी हम आपको अलग से कर देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए जितना आपका स्टैंडर्ड में जानना चाहिए वो टोटल मैंने बता दिया है।
अगर किन्हीं को लगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना इतना लिखना सर, तो उनके लिए मैंने व्यवस्था अलग से कर दिया, उनको केवल इतना ही लिखना है। इसमें जीरो कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये बस आप रट के लिख देंगे कि दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी अपने में मौजूद घुल के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। जीरो कंसेप्ट केवल डिफिनेशंस में काम करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।